हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इज। ठीक है, तो जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट का दिया रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स डी एक्स और डी वाई अलग अलग लिखा हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप अभी चेक कर पाओगे तो ये क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है ना, ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। और होमोजीनियस इक्वेशन जब होता है तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स हम पुट कर देते हैं, है ना। तो y इक्वल टू वी एक्स अगर आप पुट करोगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आप बोल सकते हो v इक्वल टू वाई बाई एक्स, है ना। और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v प्लस वी प्लस और फिर x को कांस्टेंट रखेंगे, x डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट में अगर ऊपर नीचे आप x से डिवाइड कर दो तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स अपॉन वन माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाई एक्स, है ना। ये टर्म आपका बन जाएगा। और वाई बाई एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, v, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, ये वाला टर्म, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो, तो ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पूरा टर्म v बन जाएगा और नीचे वाला टर्म वन माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ v, है ना। और इस v को इस तरफ लेके आ जाते हैं तो इसको इस तरफ ले आके माइनस कर देंगे, है ना। और एलसीएम अब हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका अगर एलसीएम लोगे तो ये कितना दे देगा, देखो v माइनस ये वन से मल्टीप्लाई होगा v और माइनस माइनस प्लस टू इंटू वी टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई वन माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ वी। ए वी से ये v कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम x डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिख पाएंगे, टू टाइम्स वी टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन वन माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ वी, है ना। और अब देखो ये वेरिएबल सेपरेबल की तरह वर्क कर सकता है ना। तो यहाँ से अगर आप वेरिएबल को अलग अलग सेपरेट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ वी डिवाइडेड बाई टू टाइम्स v टू द पावर थ्री बाई टू और ये dv हो जाएगा इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स बन जाएगा। और अब हम दोनों तरफ इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से ये अलग अलग बन सकता है। तो ये फर्स्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा वन बाई टू, है ना। और ये v टू द पावर माइनस थ्री बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, माइनस टाइम्स ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा और ये v टू द पावर हाफ ऊपर है और v की पावर यहाँ पे थ्री बाई टू है तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा v, तो ये वन बाई वी डी वी आ गया, है ना। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स बाई एक्स, तो वही, अब देखो पूरा पार्ट इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कितना लिख पाएंगे, ये हमारा हो जाएगा वन बाई टू और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, प्लस वन करेंगे तो प्लस वन करोगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा माइनस हाफ, है ना। तो माइनस हाफ से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और माइनस हाफ से नीचे डिवाइड होगा माइनस हाफ का और ऊपर में कितना आ जाएगा v टू द पावर माइनस हाफ, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल एन वी और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा एल एन एक्स प्लस सी, है ना। और देखो ये टर्म यहाँ से दोनों कैंसिल हो गया, माइनस टाइम्स यहाँ से बच गया और ये वाला टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस v और इसको हम वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ v लिख सकते हैं माइनस एल एन वी इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी में, है ना।
और इसके बाद अगर आप देखोगे तो v की वैल्यू हम लिख सकते हैं, v हमने क्या एज्यूम किया था, y बाई एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस टाइम्स ये ऊपर जाके क्या दे देगा, x बाई वाई, माइनस टाइम्स ये कितना हो जाएगा, log ऑफ y बाई एक्स, है ना, और इस तरफ ln x तो ऑलरेडी है और ये प्लस c। ठीक है, यहाँ से देखो अगर इसको आप थोड़ा सा सेपरेट करोगे तो माइनस एक्स बाई वाई रूट ओवर माइनस ln y और माइनस माइनस प्लस ln x दे देगा, है ना, और ये इक्वल टू ln x प्लस c, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, इस पूरे टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे, c को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x बाई वाई और एक अदर कांस्टेंट c1 हमारे पास कैपिटल C आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा एक इसका सॉल्यूशन हो गया। तो देखो कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, यहाँ से आप ln y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई वाई इक्वल टू सी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, है ना। x और y ऑलरेडी पॉजिटिव दिया हुआ है तो लॉग के अंदर के टर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्टिंग स्टेप यही है कि पहले इस फॉर्मेट में लिखो और पहले चेक करो कि क्या वेरिएबल सेपरेबल वर्क करेगा या नहीं। वो नहीं करेगा तो फिर हम होमोजीनियस चेक करेंगे, अगर वो भी वर्क नहीं करेगा तो हमें लीनियर वाले पार्ट पे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन क्या है, एफ हमें -1 to 1 से लेके आर में डिफाइन है और हमें एफ एक्स जो दिया हुआ है, एफ एक्स है हमारे पास मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम फंक्शन है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ किसका मैक्सिमम है, माइनस ऑफ मॉड एक्स और कॉमा माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इफ k बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, फंक्शन कहाँ कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है वो हमें पता करना है। तो इसका कर्व देखो, कर्व तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। y इक्वल टू मॉड x का कर्व हमें पता है कैसा होता है, इस टाइप का, और माइनस मॉड x करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। सेम टाइप का कर्व होगा, ये हो जाएगा। y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, अपर हाफ सर्कल। ठीक है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट हमारा आ गया, तो ये कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1,0 और ये -1,0। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम वाला पार्ट कौन सा होगा, मैक्सिमम वाला पार्ट जो दोनों कर्व में ऊपर है। तो यहाँ से यहाँ तक में देखो ये वाला कर्व हमारे पास क्या है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, इसके बाद ये मॉड वाला कर्व हमारे पास ऊपर है ना। इसके बाद इसमें ये मॉड वाला कर्व हमारे पास ऊपर है और इसके बाद फिर से ये वाला कर्व हमारे पास ऊपर है। ठीक है, तो अब अगर जो फाइनल इसका ग्राफ देखोगे तो वो कैसा बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, है ना। और नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है, जितने पॉइंट पे शार्प एज बन रहा हो। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट पे शार्प एज बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक 0 पे बन रहा है और एक इस वाले पॉइंट पे बन रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो हम निकाल नहीं रहे अभी, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। इसने हमसे पूछा है कि k इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट, k में कितने पॉइंट है जो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियल होगा। ग्राफ में हमें सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात कर रही है, तो हमने 3 पॉइंट मार्क कर दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 एलिमेंट्स। तो k सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो सिंपल ग्राफिकली बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस ऑफ थीटा प्लस एल्फा, है ना, और साथ में साइन एल्फा मल्टीप्लाइड है और साइन थीटा मल्टीप्लाइड है और प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 2 एल्फा प्लस थीटा। ठीक है, ये टर्म हमें दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इस वाले पार्ट में अगर हम एक 2 यहाँ से लेके इसको दे दें, ठीक है, तो एक 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी था ही, एक 2 मैंने इसको लेके इसको दे दिया, तो अब ये कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा,
टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है ना, तो इस वाले पार्ट में हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में लगाते हैं, बाकी दोनों पार्ट को सेम रख रहे हैं। टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा सेम रखा है ना। और इस वाले पार्ट को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या दे देगा, टू साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा माइनस टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, है ना। और ये वाला टर्म हमारे पास ऑलरेडी था ही, तो ये हो गया टू। और ये देखो डबल एंगल है और बाकी सारा एंगल हाफ एंगल में है, सिंगल एंगल में है, इसको भी हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे टू नहीं है। ठीक है, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो कितना दे देगा, टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस अल्फा माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, पहला टर्म तो सेम है, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, यहां से देखो टू साइन टू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा, है ना, और कॉस थीटा माइनस अल्फा और कॉस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सिंपली क्या दे देगा, ये डबल एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा। दिख रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा, हमारा डबल एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करो, ये कितना दे देगा, टू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा और ये प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा और ये माइनस वन, ये दोनों टर्म देखो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें टू टाइम्स कॉस ए माइन इन टू कॉस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जा सकता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला टर्म सिंपली हमें क्या दे देता है, सिंपल फॉर्मूला है, दोनों को ब्रेक कर दो तो ये क्या दे देगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। और ये माइनस का वन बाहर में था। ठीक है, यहां से देखो इन दोनों को सॉल्व करो तो ये दोनों देके क्या देगा, टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन, है ना। और ये यहाँ से वन दे देगा तो ये कितना हो गया, टू माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा, और वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा क्या दे देगा, कॉस टू अल्फा, है ना। तो फाइनल जो आंसर हमारा आ रहा है वो कॉस टू अल्फा का टर्म आ रहा है। तो ये अल्फा पे तो डिपेंडेंट है ना, तो अल्फा पे डिपेंडेंट है लेकिन थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, है ना। तो सिंपल, थोड़ा सा बस हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो आप ये चीज देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है और बी इसने डिफाइन कर रखा है, तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 1 1 3 -1 2 4 3। ठीक है, और हमें बी इसने डिफाइन कर रखा है, बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, और सी क्या है, 3 टाइम्स ऑफ ए, और हमसे वैल्यू पूछिए एडजॉइंट ऑफ बी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय सी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सी मैट्रिक्स हमें डिफाइन है, तो सी का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3a का डिटर्मिनेंट, क्योंकि a जो है वो 3 क्रॉस 3 का है और 3 सब में मल्टीप्लाइड है, तो कितने टाइम्स 3 बाहर आ जाएगा, 3 क्यूब बाहर आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू कितनी होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी की वैल्यू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा, है कि नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है, तो डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सिंपल इजी सा फंक्शन है, तो डायरेक्टली आप किसी के भी अबाउट
ओपन करके वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम रो के अबाउट हम इसको ओपन कर रहे हैं। फर्स्ट कितना हो जाएगा 1, 9 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, है ना। और ये कितना हो जाएगा 9 4 13, और ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ से माइनस 4 माइनस 8, है ना। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना है 6 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना हो जाएगा 27 इंटू 6, है ना। अब हमसे एडजॉइंट ऑफ बी पूछा है, तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, ऑलरेडी एडजॉइंट का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास एडजॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको। एडजॉइंट ऑफ एक कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, है कि नहीं। और अगर हम इसी ए की जगह पे एक और एडजॉइंट पुट कर दे, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, तो ये क्या दे देगा एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट टू द पावर n माइनस 1, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है n टू द पावर, तो ये n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, और बी के जगह पे अगर एडजॉइंट ऑफ ए पुट करेंगे तो ये क्या दे देगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इसने पूछा है डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, है ना। तो ये कितना दे देगा 3 माइनस 1 2, और 2 स्क्वायर 4, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय सी कितना था 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ से देखो एक से एक कैंसिल हो गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब बाई 27 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 6, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 27, है ना। तो ये कुछ कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स 3 से 9, 3 से 3, और ये 3 से 3, यहाँ से 2 और 2 हमें मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, है ना। तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू 8 आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। तो सिंपल एडजॉइंट की ये वाली प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है, ये दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिट का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर ब्रैकेट को हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं कंसीडर करना है। क्यों, क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया होगा तो वो स्क्वायर ब्रैकेट को डिफाइन करके दे देगा, जबकि यहाँ पे उसने ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो देखो 1 माइनस ये 10 है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ 1 माइनस 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 एक्स बाई 2, और मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस ट्वाइस एक्स का क्यूब। ठीक है, पाई बाई 2 पुट करोगे, है ना, तो ये 0 बाई 0 का फॉर्मेट बन रहा है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इस 1 को हम क्या लिख पाएंगे 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, है ना। इसको अगर 10 पाई बाई 4 लिखोगे आप, तो ये कितना बन जाएगा 10 a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। जिसको हम डायरेक्टली सिंपली क्या कर सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, और ये बन जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, और ये वाला टर्म 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस ट्वाइस एक्स का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट में क्योंकि ये वाला है, तो इसमें अगर इसको आप लिमिट को एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 में कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करें एच में, ठीक है, क्योंकि अगर टेंडिंग टू 0 होता है तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। तो अगर मैं इसी में सब्स्टिट्यूशन करूं, मैं x को क्या रिप्लेस करूंगा, x को मैं पाई बाई 2 प्लस टी रिप्लेस कर दे रहा हूं। ठीक है, और अगर x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है तो यहाँ पे t किसको टेंड कर जाएगा
0 को, है ना। तो x को मैं ये रिप्लेस कर रहा हूँ, तो लिमिट हमारा अब t में कन्वर्ट हो जाएगा, t टेंडिंग टू 0, है ना। और ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ π/4 माइनस x/2 की वैल्यू π/2, है ना। तो ये फाइनली कितना दे देगा, -t/2, ठीक है। और यहाँ पे अगर करोगे तो 1 माइनस π/2 हमें कितना दे देगा, cos t। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस cos t डिवाइडेड बाय, नीचे वाला टर्म कितना हो जाएगा, x की जगह पे π/2 माइनस टी पुट करोगे तो ये माइनस टी का होल क्यूब बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो, एक माइनस साइन यहाँ से आएगा, एक माइनस साइन यहाँ से आएगा, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0, पहला वाला tan t/2, ठीक है। और tan को एडजस्ट करने के लिए हमें t/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने t/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि ये वाला पार्ट हमारा एडजस्ट हो जाए, ठीक है। 1 माइनस कॉस टी है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा/2, और नीचे कितना बच जाएगा, टी क्यूब, है ना। टी क्यूब यहाँ से बच जाएगा, टी क्यूब में से एक टी मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। और एक टी स्क्वायर जो बचेगा उसके साथ में इस पूरे को एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टी हो जाएगा t/2, और ये नीचे एक टी आ गया, टी स्क्वायर था टी क्यूब आ गया। अब यहाँ पे t/2 है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा, बाहर मेरा 4 आ जाएगा, है ना। अब देखो सारा टर्म यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो, एक टी से एक टी कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। और जब आप लिमिट पुट करोगे, है ना, जब हम लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, लिमिट जब पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो माइनस, सॉरी यहाँ पे एक 2 का टर्म बच रहा है ना। यहाँ से क्योंकि ये पाई माइनस ट्वाइस एक्स था तो यहाँ से 2 एक बच रहा है ना। और 2 बाहर निकल के कितना दे देगा, 8 दे देगा, है ना। तो फाइनली जब सॉल्व करोगे तो ये वाला लिमिट की वैल्यू किसको चल जाएगी, 1 को, है ना। ये वाली लिमिट वैल्यू किसको चली जाएगी, 1 को। और तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1/8 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 1/32। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो tan का टर्म कहीं भी दिखे, साइन का टर्म कहीं भी दिखे तो उसको पहले हम एडजस्ट करके सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम दी स्ट्रिंग, और यहाँ पे देखो स्ट्रिंग एक लेंथी सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ए बी, ए सी, ए बी, ए बी, है ना, ए बी हो गया, ए सी हो गया, 2 ए बी हो गया, एक और ए बी है, ठीक है। फिर सी डी है, फिर सी ई है और डी है। तो ये हमारे पास एक लेंथी सा एक्सप्रेशन है और इसमें से मुझे 5 लेटर चूज करने के लिए बोला है। तो किस तरीके से चूज करेंगे, तो पहले काउंट कर लो कि इसमें ए कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो ए देखो यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ए हमारा 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4, सॉरी ये डी है, तो बी हमारा 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। सी की अगर बात करें तो सी हमारा 1 2 3, सी हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। कौन कौन सा लेटर्स कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको काउंट कर रहे हैं। ए बी सी हो गया। डी की बात करें तो डी कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2, 2 टाइम्स हमारा डी है। और ई भी है, ई कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये हमने सारे मार्क कर लिए। अब अगर हमें 5 लेटर चूज करना है तो 5 लेटर कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम एन सिलेक्शन यूज करते हैं एनसीआर, तो इस एन में जो ये एन होता है ये क्या होता है, ये एन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से, है ना,
अगर आपको आर ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम, और फर्स्ट पार्ट है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, NCR। और अगर n सिमिलर ऑब्जेक्ट है ना, n क्या है, सिमिलर ऑब्जेक्ट है। सिमिलर ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ए 5 बार रिपीट हुआ है तो ये सारे लेटर सेम है, तो इसमें इसका तरीका कितना होता है, एक ही तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब देखो, मुझे 5 लेटर्स चूज करने हैं, तो 5 लेटर्स आप कैसे चूज कर सकते हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर हम बोल देते हैं कि मैं पांचों जो है वो मैं सेम चूज कर रहा हूं। ठीक है, ऑल फाइव आर सेम। ठीक है, अगर मैं सारे जो 5 लेटर मुझे चूज करने हैं तो पांचों मुझे अगर सेम सेम टाइप के ही चूज करने हैं तो कौन सा सिर्फ पॉसिबिलिटी है, आपको ए चूज करना पड़ेगा। और क्योंकि सेम ए जो है वो क्या है, सेम टाइप के हैं, तो इसको चूज करने के तरीके कितने होंगे, 1 है कि नहीं। तो 5 सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को आप एक ही तरीके से चूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरे पे आ जाते हैं कि हम 4 सेम हो, है ना, 4 सेम हो और 1 क्या हो, 1 डिफरेंट हो। ठीक है, 4 सेम हो और 1 डिफरेंट हो। तो 4 सेम कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो, तो 4 ऑब्जेक्ट है, या तो आप इसमें से ले सकते हो या इसमें से ले सकते हो। तो ये 4 ऑब्जेक्ट इस दोनों में से चूज कर सकते हो। तो इन दोनों को काउंट करोगे तो दोनों क्या है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं लेकिन सेम टाइप के हैं। ठीक है, ये सेम टाइप का है और ये सेम टाइप का, लेकिन ये दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों में से कोई सा भी एक चूज कर लो, और उसमें से 4 सेम चूज करने का तरीका कितना होगा, एक ही तरीका होगा, है ना। और 1 डिफरेंट चूज करने का मतलब क्या हो गया, कि 1 डिफरेंट हमारे पास कितने बच गए, ये अब देखो 4 में से कोई एक तो आपने चूज कर लिया होगा, मान लो इसको चूज कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑब्जेक्ट डिफरेंट बच गए, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बच गए। तो 4 में से हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4C1। तो फाइनली इसमें आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो, 8 वेज से चूज कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहां से कितने तरीके से चूज हो जाएगा, 8 तरीके से। तो ये दूसरा केस था। तीसरे केस में आते हैं कि मान लो 3 सेम हो एंड 2 सेम हो। ठीक है, 3 सेम ऑब्जेक्ट हो एंड 2 सेम ऑब्जेक्ट हो। तो 3 सेम और 2 सेम, 3 सेम तरीके का ऑब्जेक्ट आप कहां से चूज कर सकते हो, मिनिमम 3 ये वाला है, तो इस 3 में से कोई सा भी आप एक चूज कर लो, उसमें से तीनों उठा लो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3C1, और उसमें से एक ऑब्जेक्ट चूज करने का 3 ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका एक, और 2 सेम होना चाहिए। ठीक है, तो 2 सेम के लिए देखो क्या हो जाएगा, 2 सेम 3 वाले में से कोई एक आपने चूज कर लिया, मान लो ये चूज कर लिया। अब 2 सेम के लिए हमारे पास फिर से कितने बच गए, 3 बच गए। इस 3 में से मैं कोई सा भी 2 उठा सकता हूं, तो 3C1 ले लेंगे, और उसमें से 2 ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका 1। तो टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पे 9 हो गए, 3 इंटू 3, है ना। तो ये थर्ड केस था। फोर्थ केस की बात करें, तो फोर्थ केस क्या हो सकता है, 3 सेम मैं ले सकता हूं और 2 जो है वो मैं डिफरेंट चूज कर सकता हूं, है ना। तो 3 सेम आप कितने तरीके से चूज कर सकते हो, है ना। 3 सेम अगर आपको चूज करना है तो कितने तरीके से हम चूज कर पाएंगे, तो देखो 3 सेम कहां से आएगा, है ना, 3 सेम एंड 2 डिफरेंट। ठीक है, तो 3 सेम देखो कहां कहां से आप उठा सकते हो, 3 सेम के लिए आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है ना, आप 3 सेम यहां से उठा सकते हो, 3 सेम आप यहां से उठा सकते हो, 3 सेम आप यहां से भी उठा सकते हो, है ना। इस तीनों में से आप कहीं से भी वो ऑब्जेक्ट को चूज कर लो। ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्ट को चूज करने का तरीका, 3 में से 3C1, और उसमें से ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका 1। तो एक मान लो आपने ये चूज कर लिया, अब हमें 2 डिफरेंट चाहिए। ठीक है, तो 2 डिफरेंट के लिए कितने हैं हमारे पास, ये 4 है ना। तो इस 4 में से हम कोई सा भी 2 चूज कर सकते हैं, तो 4C2।
है ना। तो 4c2 कितना हो जाएगा, 4 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 3 18, है ना। तो ये फोर्थ केस हो गया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे केसेस, जितने पॉसिबल केसेस हैं वो सोचने पड़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ केस में आ जाते हैं। फिफ्थ केस क्या हो सकता है कि मैं दो सेम ले लेता हूं, ठीक है, दो सेम एक टाइप का, दो सेम दूसरे टाइप का, दो दो चार, और एक मैं डिफरेंट ले लेता हूं, है कि नहीं। तो दो सेम और एक डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो दो सेम हम कैसे तरीके से ले सकते हैं, तो देखो टोटल हमारे पास दो वाले केस कौन कौन से हैं, इस चारों में से मुझे कोई दो चूज करना है। तो टोटल चार है, तो चार में से दो चूज करने का तरीका 4c2, और उसमें से दो ऑब्जेक्ट सेम तरीके से चूज करने का तरीका 1, और 1 डिफरेंट है, कोई एक आपने चूज कर लिया, तो बच कितने गए फिर हमारे पास, और सॉरी, अब हमें दो सेम और चूज करने हैं, ठीक है। तो एक आपने ऑलरेडी चूज कर लिया है ना, तो बच कितने गए फिर 3। तो उस 3 में से हम कोई एक चूज कर लेंगे, है ना, और उसमें से दोनों ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका 1, है कि नहीं। और एक यूनिक, एक यूनिक आप कैसे उठाओगे, एक यूनिक आप कैसे उठाओगे, सॉरी, यहाँ पे दो सेम चूज करने थे हमें, तो दो सेम में हमारे पास चार ये था, तो चार में से दो चूज कर लिया, और उसमें से दो दो उठाने का तरीका 1 इंटू 1, है ना, तो एक उठ गया, और बच गए कितने फिर हमें, फिर दो तो आप चूज कर चुके हो, तो कोई मान लो दो उठ गया, तो बच कितने गए 3। इस 3 में से मुझे एक डिफरेंट उठाना है, तो कितना हो जाएगा 3c1। तो यहां से भी हमारे पास कितने केसेस आ जाएंगे, 18 केसेस यहां से भी आ जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ में मान लो दो सेम है एंड 3 डिफरेंट है, ठीक है। तो दो सेम उठाने का तरीका क्या हो गया, यानी मुझे इसमें से, इस चारों में से कोई एक उठाना पड़ेगा, क्योंकि सब में मिनिमम 2 तो है ही, है ना। तो 4 में से हमने क्या किया, एक उठा लिया, और उसमें से दो ऑब्जेक्ट चूज करने का तरीका 1 ही हो गया, ठीक है। तो कोई एक मैंने चूज कर लिया, बच कितने गए 4, 4 में से मुझे 3 चूज करने हैं, तो 4c3, तो यहां से कितने आ जाएंगे हमारे पास 16, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पांचों में डिफरेंट ही चूज कर लूं, है ना। तो पांचों डिफरेंट चूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 5 ऑब्जेक्ट हैं और 5 में से मुझे 5 चाहिए, क्या हो जाएगा 5c5, तो टोटल कितने हो गए 1, है ना। तो ये टोटल 7 केसेस यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, और इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 1, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 1 2 और 8 10, 10 प्लस 36, है ना। तो 10 प्लस 36 प्लस 25, है ना। तो कितना हो जाएगा 3256, 325166 71, है ना। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं 71 तरीके से आप 5 ऑब्जेक्ट को यहां से चूज कर सकते हो। तो टोटल कितने हो गए आंसर हमारे पास 71, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए एंड बी, दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें से ए डॉट बी हमें 0 दिया हुआ, यानी ए और बी क्या परपेंडिकुलर है। सी वेक्टर हमें डिफाइन किया हुआ है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई इंटू बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और मॉड सी हमें 2 दिया हुआ है, और ए डॉट बी हमें 0 दिया हुआ है। सी इज इंक्लाइंड एट सेम एंगल एल्फा टू द बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो अगर मैं इसी में सी के साथ ए का डॉट लेता हूं, सी के साथ अगर ए का डॉट लोगे तो ये कितना दे देगा, सी के साथ अगर ए का डॉट होगा तो ये कितना दे देगा, है ना। ये देखो एक्स ए, एक्स हमारा कांस्टेंट है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस वाई बी डॉट ए प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी,
है कि नहीं। ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कोप्लेनर हो गया और यहाँ पे 90 दिया हुआ है। तो सी डॉट ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, एक्स की। और ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ए और मॉड बी कितना है, 1 हमें दिया हुआ है ना। तो सी डॉट ए की वैल्यू एक्स हो गई। वैसे ही अगर बी के साथ डॉट लोगे तो वही सेम कंडीशन बनेगा, और सी डॉट बी की वैल्यू हम कितनी बता सकते हैं, वाई बता सकते हैं, है कि नहीं। और क्योंकि यहां से देखो, क्योंकि x इन दोनों के बीच का एंगल है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल है, इसका मतलब क्या हो गया, c के साथ a का डॉट करोगे तो क्या होगा, मॉड c मॉड a कॉस एल्फा। मॉड c की वैल्यू हमें 2 गिवन है और मॉड a हमें 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस एल्फा, है ना। और यहां से भी हमें क्या मिलेगा, सेम 2 कॉस एल्फा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल सेम है, और मॉड और दोनों का मॉड भी हमें सेम ही टाइप का है। ठीक है, तो ये हमारे पास टर्म आ गया। अब अगर आप इसका मॉड देखोगे, ए क्रॉस बी का मॉड कितना हो जाएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड देखोगे तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना दे देगा हमें, क्या लिखोगे आप, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि डॉट हमें 0 दिया हुआ है, तो मॉड ए मॉड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये ए क्रॉस बी का मॉड की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, है ना। अब देख अब देखो हमें सी दिया हुआ है, आपको करना क्या है, दोनों तरफ मॉड लेके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो मॉड सी का स्क्वायर कितना होगा, एक्स ए प्लस वाई बी, है ना। और एक्स डॉट ए, सॉरी, एक्स ए और एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, कॉस एल्फा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस एल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसके मॉड का हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वेक्टर वाले में। तो ये क्या दे देगा आपको, मॉड सी की वैल्यू हमें पता है 2, तो ये कितना दे देगा, 4, है ना। और यहां से कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस बी स्क्वायर, तो ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4 कॉस एल्फा ए प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और ये 4 कितने हो गए, 4 इक्वल टू यहां से कितना बोल सकते हैं, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा ए मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, प्लस ए क्रॉस बी का मॉड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1, और प्लस ये देखोगे तो ये डॉट इसके साथ होगा तो फिर से कोप्लेनर 0 हो जाएगा, और ये इसके साथ होगा तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ए डॉट बी हमें 0 ऑलरेडी दिया हुआ है, मॉड ए मॉड बी की वैल्यू 1 है, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 8 कॉस स्क्वायर एल्फा की, तो 8 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, है ना। तो यहाँ पे आप 8 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हो, 3 पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 साइन ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर, यहाँ पे x है, मॉड ऑफ कॉस x, है ना। और x किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक है। इसके बीच में देखोगे कि ये दोनों वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लॉग ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग साइन x, ठीक है। मॉड मैंने हटा दिया क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो मॉड सॉरी साइन x ln बेस अगर आप 10 ले लो तो ये कितना हो जाएगा, 2, और यहां से कितना आ जाएगा, cos x ln 3, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना दे देगा, 10x इक्वल टू ln 3 बाई
ln 2, ठीक है। और यहाँ पे हम मॉड यूज कर लेते हैं क्योंकि ये साइन और कॉस जो है वो अपने अकॉर्डिंग इंटरवल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देगी। क्यों? क्योंकि ये टोटल वैल्यू मॉड के साथ है ना, तो पॉजिटिव तो है लेकिन इंटरवल के अकॉर्डिंग वो क्या देगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साइन के अकॉर्डिंग देगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जिसको हम अल्फा एज्यूम कर लेते हैं। तो 10x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अल्फा, और माइनस पाई से पाई के बीच में इसकी कितने सॉल्यूशन होते हैं, 4 सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि आप देखोगे कर्व कैसा होता है, इस टाइप का कर्व होता है ना। ये पाई बाई 2 है, यहाँ पे पाई है तो यहाँ से ऐसा आएगा, ये पाई बाई 2 है और ये पाई है तो यहाँ से ये माइनस पाई है और ये पाई है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक में ऊपर में हमें 2 सॉल्यूशन मिलेगा और नीचे में फिर हमें 2 सॉल्यूशन मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4, है ना। तो यहाँ पे हम कितना मार्क्स कर सकते हैं, 4 आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है द पॉइंट which is at the shortest distance from the line this and lying on the ellipse has coordinate this, ठीक है। तो पहले ellipse को हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1। और ये बोल रहा है कि ये हमारे पास एक इलिप्स है, इस इलिप्स पे हमें एक पॉइंट बताना है जो कि इस लाइन के क्या हो, इस लाइन के सबसे नियरेस्ट हो, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट। तो अगर इलिप्स पे पॉइंट हमें चूज करना होता है तो हम किस तरीके से चूज करते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, याद होगा आपको, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। और यहां से देखो इस वाले पॉइंट पे ए की वैल्यू कितनी है, √6, तो ये कितना हो गया, √6 कॉस थीटा और ये √3 साइन थीटा। ये कौन सा पॉइंट है, ये हमने इसी पॉइंट को एज्यूम किया नियरेस्ट पॉइंट, है ना। तो ये हमारा क्या है, नियरेस्ट पॉइंट है। और हमें पता है कि अगर ये नियरेस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो भी क्या होगा, इसी लाइन के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। और पैरेलल हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इलिप्स 2 डिग्री कर्व है तो t इक्वल टू 0 हमें डायरेक्टली टेंजेंट का इक्वेशन देगा, क्योंकि हमें इलिप्स पे पॉइंट पता है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो √6 cos थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 6 प्लस √3 साइन थीटा इंटू वाई डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा एक्स डिवाइडेड बाई 6 √6 प्लस साइन थीटा वाई डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अगर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो इसका स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। और इस लाइन का स्लोप कितना है, -1। तो यानी दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा बाय √6 इंटू साइन थीटा बाय √3। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। और अगर हमें टेन थीटा पता है तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों निकाल सकते हैं। तो अगर ये मेरा थीटा है और ये 1 है, ये √2 है, तो ये कितना हो जाएगा, √3, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/√3, ठीक है। साइन और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें नियरेस्ट पॉइंट मिल जाएगा। और नियरेस्ट पॉइंट की वैल्यू ही हमें कितनी दी हुई है, a कॉमा बी, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a कॉमा बी की वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हैं, √6 कॉस थीटा कॉमा √3 साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करो, ये कितना दे देगा, 2,1। तो a कॉमा बी की वैल्यू हमें मिल गई 2,1। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई बी। तो a बाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 इक्वल टू 1,
है ना। तो यहाँ पे आप 1 डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे 4 tan इनवर्स के फंक्शन दिए हुए हैं और हमसे डेरिवेटिव पूछा है एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। यहाँ पे देखो नीचे वाला टर्म हमें लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस दूसरा tan इनवर्स x 1 अपॉन, इसमें से 1 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो 1 प्लस दूसरा टर्म क्या दे देगा हमें, x प्लस 2। देखो सारे टर्म का फैक्टर हमें मिल जाएगा, x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1 तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये थर्ड वाला, इसमें से अगर 1 बाहर निकाल लोगे तो ये कितना दे देगा, सेकेंड वाला टर्म हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 में से 1 बाहर निकाल लिया, तो ये फिर से फैक्टर बन जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। और प्लस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 ये 13 होगा, ठीक है। तो ये करेक्शन कर लो, यहाँ पे ये 13 है, 1 बाहर निकालोगे तो 12 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, है ना। तो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। और अब देखो इसी को मैं tan इनवर्स ऑफ इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर में जो 1 है वो नीचे वाले टर्म का डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, प्लस सेकेंड टर्म को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस tan इनवर्स ऑफ ऊपर वाले टर्म को फिर से हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो इस टाइप का जब भी इनवर्स का क्वेश्चन होता है तो हमेशा वो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। और इसके बाद आप टर्म को देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे x होगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1, है ना, प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस 4 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस 3, ठीक है। यहां से देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1 यहां से कैंसिल होगा, ठीक है। x प्लस 2 कैंसिल होगा, x प्लस 3 कैंसिल होगा, है ना। तो कौन सा टर्म हमारे पास बच गया, हमारे पास सिर्फ 2 ही टर्म बच गए, तो y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, है ना। और अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजिली, है ना। तो अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें इसकी वैल्यू कहाँ पे निकालनी है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो अगर एट एक्स इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करते हैं तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस 16 माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी दे देगी हमें, नीचे 17 हो गया, तो ये 1 बाई 17 माइनस 1,
तो ये कितना हो जाएगा -16/17, और यही हमें किस फॉर्मेट में दिया हुआ है -k/k+1, तो ये क्या हो जाएगा -16/16+1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 16, है ना। तो यहाँ से हम कितना फिल कर सकते हैं, k = 16 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ऑलवेज इनवर्स का फंक्शन होगा, हमेशा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b के फॉर्मेट में इसको ब्रेक करने का ट्राई करो, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर इसी को हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, उसको हम लोग आगे की क्लासों में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।